दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के आयुक्त के द्वारा वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक माध्यमिक यानी वर्ग 2 और साथ ही प्राथमिक यानी वर्ग 3 शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेजों का सत्यापन हो रहा है। उस दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कुछ नए नियमों के साथ नया आदेश और नए निर्देश जारी किए गए हैं। तो अगर आप वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों ही कैटेगरी में से किसी भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण है, लिस्ट में आपका नाम है और आपकी काउंसलिंग है, दस्तावेज सत्यापन कराने जा रहे हैं, तो आप इन नियमों को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इन नियमों के तहत आप रिकॉर्ड लेके जाएं। क्या कुछ करना है, सब नियम इस वीडियो में बताए हुए हैं, तो वीडियो को पूरा देख के लाइक करके शेयर भी कर देना। कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों फाइनली आदेश जारी हो गया है। 7/11/2022 की तारीख का आदेश है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से यह आदेश आयुक्त के द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक और जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसमें जो दस्तावेज सत्यापन होने हैं उसमें क्या क्या नियम रहेंगे, कुछ नियमों में बदलाव करके यह आदेश जारी किया गया है। तो फाइनली यहाँ पर पहले इसको आप समझ लें, इसके बाद जो है दूसरे आदेश इसी आदेश के साथ लगाए गए हैं उनको भी दिखाते हैं, और साथ ही जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए क्या प्रावधान बनाए गए हैं वह आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये आदेश है, ऑफिशियल आदेश और समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश और विषय में उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के नियोजन अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने बाबत। तो यहाँ पर इस आदेश को दिखाने से पहले कुछ आपको इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए यहाँ पर उनके लिए लोक शिक्षण का जो ये आदेश है उसको आप एक बार समझ लीजिए। इस आदेश को देखेंगे 7/11/22 का ही आदेश है, और यह आदेश भी संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए है। यह आदेश केवल वर्ग 1 उच्च माध्यमिक और वर्ग 2 माध्यमिक के नियोजन संबंधी है। इस आदेश में आपको देखने लायक है कि जो उच्च माध्यमिक के लिए है जो सत्यापन दस्तावेज रिकॉर्ड कराने की वह 17 नवंबर से अपना दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी 11 से 17 नवंबर तक इनका होगा, 11 नवंबर से 17 नवंबर तक का, और 17 नवंबर तक यहाँ पर अंतिम तारीख है। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है फिर भी हो जाएगा। वहीं जो माध्यमिक यानी वर्ग 2 के जो उत्तीर्ण हैं उनका 21 नवंबर से 30 नवंबर तक सत्यापन होगा, और यहाँ पर कृपया निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऑफिशियल आदेश है अभय वर्मा जो कि आयुक्त लोक शिक्षण है। अब बात करते हैं नियमों की। तो नियमों के लिए यहाँ पर बताया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया प्रचलित है। इसके अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन जिला और संभाग स्तर पर किया जाना है। नियोजन अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु निर्देशिका और नियोजन की प्रक्रिया जारी की गई है जो trc.mponline.gov पोर्टल पर उपलब्ध है। आपसे अपेक्षा है कि सत्यापन कार्य के पूर्व आप स्वयं और सत्यापन कार्य में संलग्न सभी अधिकारी कर्मचारी उक्त निर्देशिका नियोजन की प्रक्रिया जो है सुसंगत नियम, अधिनियम और निर्देशों का ध्यान कर लें। सत्यापन के संबंध में निर्देश हैं, सभी कैंडिडेट और सभी अधिकारी इसको अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सत्यापन करते समय जो उम्र है उसको देखने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है कि आयु एवं अधिकतम आयु किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आयु के लिए यहाँ पर बताया है कि 1/1/2022 गणना तिथि होगी, अर्थात 1/1/2021 के पश्चात जन्म लेने वाले अभ्यर्थी इसके लिए अपात्र होंगे। 1/1/2001 के जो है पश्चात यानी बाद जो जन्म लिए हैं वह अपात्र होंगे। इसी प्रकार जिन अभ्यर्थियों को आयु सीमा की छूट प्रदान होगी वह यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। अगर आवेदक में पुरुष आवेदक अनारक्षित श्रेणी है, अधिकतम आयु 43 साल 43 लिया गया है, और जो तिथि जिसके पश्चात जन्म लेने वाले अभ्यर्थी अपात्र हैं 1/1/1979 यहाँ पर रखा गया को अथवा पश्चात ये अपात्र रहेंगे, यानी ये ओवर एज कहलाएंगे।
वहीं जो अतिथि शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के निवासी हैं जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्र में 200 कार्य दिवस पूरा किया है, उनका 52 साल यहाँ पर किया गया है। ठीक, और उनमें अपात्रता 1970 ली गई है, 1/1/1970 को, अथवा इसके पश्चात अगर वो जन्म लिए हैं तो वो अपात्र हैं, अभ्यर्थी पात्र हैं। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ये पात्र हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये तिथि जिसके पश्चात जन्म लेने वाले अभ्यर्थी पात्र हैं, तो 1/1/1989 के बाद होना चाहिए, ये 1970 के बाद होना चाहिए जन्म। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि जो अधिकतम आयु है महिला कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर देखिए महिला के लिए 48 साल है, और जो गेस्ट टीचर हैं अतिथि शिक्षक हैं वो 57 साल हैं। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो स्वशासी संस्था या फिर नगर सैनिक हैं 48, और जो महिला पुरुष SC ST OBC कैटेगरी के हैं 48, और जो अतिथि शिक्षक हैं उनका 57 साल लिया गया है। ये देख सकते हैं विकलांग जो भाई बहन हैं उनके लिए 48 और 57 साल अतिथि शिक्षक के रूप में लिया गया है। ये तो बात हो गई आयु की। आयु के प्रमाण के लिए 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र आपके पास अंक सूची होना चाहिए, इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति अगर होती है 10वीं 12वीं में कोई अगर नहीं छपा हुआ है जन्म तिथि, तो यहाँ पर उसका भी अवलोकन करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। फिर शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताओं के बारे में यहाँ पर बिंदु बताए हुए हैं, तो इसमें भर्ती नियम 2018 के तमाम नियमों के अनुसार ही काम किया जाएगा। जो उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु स्नातकोत्तर उपाधि के विषय नियोजन की प्रक्रिया 29/9/2022 के बिंदु क्रमांक 1 के अनुसार मान्य होगी, और उल्लेखित सह विषय शर्त के साथ मान्य होंगे कि कॉलम 4 में अंकित मुख्य विषय स्नातक उपाधि धारित होना चाहिए, और माध्यमिक शिक्षक हेतु स्नातक के विषय नियोजन की प्रक्रिया 29/9/22 के बिंदु क्रमांक 1.2 के अनुसार मान्य होगी। साथ ही जो वर्ग 2 वाले हैं वह यहाँ पर ध्यान दे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण किया है उस विषय का अंक सूची भर्ती नियम 2018 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी अगर आपका है और उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक में हिंदी और अंग्रेजी विषय के पद नियोजन के लिए मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी मुख्य विषय उनका होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी, फाउंडेशन मान्य नहीं किया जाएगा। वहीं यहाँ पर देखिए शैक्षणिक अर्हता के लिए जैसे है तो स्पष्ट किया गया है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के नियोजन के लिए विज्ञापन 29/9/22 के अनुसार अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मान्य होगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत 9/12/2022 तक अर्जित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता मान्य होगी। यहाँ पर इसको ध्यान रख लीजिएगा कि 9/12/2022 तक अर्जित शैक्षणिक और व्यावसायिक, यानी 9 दिसंबर 2022 तक का मान्यता यहाँ पर दी गई है। 9 दिसंबर 2022 तक की मान्यता यहाँ पर आपको मिलेगी अगर कोई डिग्री आपकी रुकी हुई है। फिर स्नातक स्नातकोत्तर शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता के संबंध में शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं का प्रमाण पत्र अंक सूची ही मान्य किया जाना है। जैसे विश्वविद्यालय कोई फर्जीवाड़ा करता है उसका यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इससे जो है डायरेक्ट इसको डाल के वहाँ से लिस्ट देख लेना है फर्जी यूनिवर्सिटियों की। तो साथ ही यहाँ पर देखिए सत्यापन विशेष सतर्कता बरतना है। बीएड डीएड अंक सूची के सत्यापन के समय NCTE द्वारा जारी की गई मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची को ध्यान में रखना है। तत्सम अद्यतन सूची लिंक यहाँ पर दी गई है, इस लिंक से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। सत्यापन के दौरान इस तथ्य का विशेष ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC जो है इस बात को लेकर घोर आपत्ति ली गई है कि कतिपय राज्यों में निजी विश्वविद्यालय पर कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइटों के लिंक यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ दिशा निर्देश है उनके साथ रहेंगे। आरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो आरक्षण में ये जो प्रमाण पत्र है वो SDM का होना चाहिए, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और अगर हम EWS वालों की बात करेंगे तो तहसीलदार श्रेणी का राजस्व अधिकारी नवीनतम प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। और यहाँ निवास में यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार श्रेणी के राजस्व अधिकारी का होना चाहिए। वहीं अतिथि शिक्षक के अनुभव की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा अनुभव मान्य किया जाएगा उसमें यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षकों के मैटर में पहला स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ जो डिजिटल वाला आपका निकल रहा है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जीएफएमएस पोर्टल से देखा जा सकता है, वह आपका मान्य किया जाएगा। उसमें और किसी की सिग्नेचर करवाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं ट्राइबल विभाग के जो हैं जिला संयोजक हैं, सहायक आयुक्त हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा अपने हस्ताक्षर और पदमुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र, यानी ऑफलाइन इनका जनरेट होगा। ट्राइबल वालों का उनमें ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है तो उनका मान्य किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों के अभिलेख के सत्यापन हेतु तो उसी जिले के चयन के निर्देश जहां से उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के अनुभव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, एक से अधिक जिले की स्थिति में अभ्यर्थी उन्हीं में से एक जिले का चयन कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि अतिथि शिक्षकों के अध्यापन संबंधी प्रमाण पत्र जिस जिले से जारी किए गए हैं उस जिले पर वहां पर वो किसी प्रकार की चूक की संभावना न हो, इस प्रकार से यहाँ पर किए गए हैं। वहीं यहाँ पर पीईबी की जो पात्रता परीक्षा है आयोजित उस 2018 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में स्वयं को अतिथि शिक्षक के रूप में बताया गया था, उसके अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी जिन्होंने बताया था जो प्राइमरी शिक्षक में 17 तारीख को टिक करेंगे उनके मान्य होंगे। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अधीन जो है आपके अनुसार जो 200 कार्य दिवस और 3 शैक्षणिक जो है तो सत्र होने चाहिए, उनके अनुभव यहाँ पर मान्य होंगे। साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे विसंगतियाँ होती हैं कि वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 में अतिथि शिक्षक हैं, वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक को वर्ग 1 में लाभ दिया जाएगा कि नहीं, तो उसको भी यहाँ पर बताया हुआ है कि स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय विद्यालय में प्राथमिक और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक हेतु नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को समान मान्यता दिया जाना है। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे कि उच्च शिक्षा आदि जैसे अतिथि विद्वान है अथवा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी गई है। स्पष्ट बता दिया गया है इसमें कि किसी भी श्रेणी में आप अतिथि शिक्षक हैं, वर्ग 3 के हैं तो वर्ग 1 में उत्तीर्ण है तो आपको वर्ग 1 में अतिथि शिक्षक का लाभ मिलेगा। शर्त 200 दिन और 3 शैक्षणिक सत्र की है। साथ बताया हुआ है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षा का कार्य करते समय उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में यहाँ पर क्या करना है। पहला है कि जिन अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को छोड़ करके शेष जो है 3 शैक्षणिक सत्र और 200 कार्य दिवस आपका लिया जाएगा, वह आपका अनुभव मान्य किया जाएगा। वहीं बताया हुआ है कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त किया है, अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 कार्य दिवस का अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसको भी निरस्त किया जाएगा, उसको मान्य नहीं किया जाएगा। उसको जो है दूसरे यहाँ पर अतिथि शिक्षक कैटेगरी ना मान्य किया जाएगा बल्कि उसको जो है गैर अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में ले लिया जाएगा। डबल डिग्री के बारे में बताया हुआ है कि एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करने की स्थिति में 19/4/2022 के आदेश के अनुसार जो है यहाँ पर काम किया जाएगा। साथ ही प्रवर्गवार अभ्यर्थी जिन दस्तावेज की अपेक्षा रहेगी उसकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न की जा रही है। आपसे अपेक्षित है कि आप इन्हीं दस्तावेजों की जांच करेंगे और अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि आवश्यक मूल दस्तावेज के साथ जो है आप स्वप्रमाणित छाया प्रति के 3 सेट आपको प्रस्तुत करना है। मूल दस्तावेज के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज का सत्यापन किया जाना है। इसके उपरांत स्वप्रमाणित छाया प्रति का 3 सेट आपके पास होना चाहिए और 1 सेट संचालनालय को भेजा जाएगा, 1 सेट संभाग को भेजा जाएगा और तीसरा सेट जो है जिला शिक्षा कार्यालय में जहां आपका वेरिफिकेशन होगा वहां पर आपको रखा जाएगा आपका जो फोटोकॉपी है। वहीं यहाँ पर बताया हुआ है कि सत्यापन के दौरान मूल जो है जैसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं उसके कारण रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वह रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। किसी दस्तावेज को अमान्य किया जाएगा, टंकन त्रुटि है मान लीजिए नाम में स्पेलिंग वगैरह में, उसको यहाँ पर निरस्त नहीं किया जाएगा, अमान्य ना किया जाए। यहाँ पर विवाह में यहाँ पर देखिए उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर भी दस्तावेज अस्वीकार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार से परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वज के नाम उपनाम के आधार पर दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी पिता के नाम में क्या है सरनेम या फिर दूसरा नाम आपके नाम में है उसको कोई कारण नहीं माना जाएगा, उसमें जो आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, स्पष्ट किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए पीईबी द्वारा आयोजित जो पात्रता परीक्षा है 2018 हेतु परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन प्रथम दृष्टया उसके अंकित विवरण मान्य किया जाना है। यहाँ पर साथ यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में यहाँ पर तमाम तरह के निर्देश बताए हुए हैं।
और यहाँ पर ये देखिए, और साथ ही यहाँ पर जो ऑफिशियल आदेश में ये प्रपत्र एक संलग्न किया गया है, ये आपको मिलेगा वेरिफिकेशन होने के बाद। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक के पद के दस्तावेज सत्यापन हेतु केंद्र का नाम, जिला का नाम, दिनांक यहाँ पर रहेगा, प्रमाण पत्र रहेगा, प्रमाणित किया जाता है, आपका नाम यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पिता का नाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा, रोल नंबर, विषय, दिनांक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन उपस्थित हुई है, इनके मूल दस्तावेज का मिलान किया गया और यहाँ पर सत्यापन अधिकारी का नाम यहाँ पर रहेगा, सील रहेगा। प्रपत्र 2 यहाँ पर रहेगा। प्रपत्र 2 में दैनिक जानकारी है, संभाग जिले का नाम है, उच्च माध्यमिक प्राथमिक के अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, प्रतिदिन संख्यात्मक जानकारी, एमपी ऑनलाइन द्वारा सत्यापन केंद्र पर भेजे गए अभ्यर्थी की संख्या, सत्यापन केंद्र पर उपस्थित सत्यापन किए गए अभ्यर्थी, सत्यापन दस्तावेज सत्यापन निरस्त किए गए अभ्यर्थी और रिमार्क यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर देखिए जिला शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर के यहाँ पर रहेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए जो और नियम है, बहुत सारे नियम यहाँ पर है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। नियम ये आपके लिए उतने ही हैं, ये जो सत्यापन करता है उनकी